രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ്, കവിയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ്. വിവിധങ്ങളായ ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അവാർഡുകൾ ഡോക്ടർ ഹീര മേണയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുലീൻ പട്ടേൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി എഴുത്തുകൾ നടത്തുന്നത് ദോഡിയ ഭാഷയുടെ സംരക്ഷകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കരുണാകർ പ്രധാൻ കവിയാണ്, ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് ആണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സെഷൻ നയിക്കുന്നത് അധ്യാപികയും കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് വുമൻസ് കോളേജ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓട്ടോണമിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബിന്ദു അമ്മാട്ടാണ്. മാഡത്തിനെ സംവാദം നയിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മാഡത്തിന് നയിക്കുന്നു. നന്ദി. കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ തെക്കേ ദിക്കിലുള്ള ഒരു കുടവ സമുദായത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തനായ ഒരു പ്രതിനിധി സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ദേശത്തിൻ്റെ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും പല ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ മഹാദേവ് ടോപ്പോ, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ ഡോക്ടർ ഹീര മീന, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള കുലീൻ പട്ടേൽ, ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള കരുണാകർ പ്രധാൻ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. I don't know what language I will use as the medium of communication in this session, but we are here with poets, and poetry is beyond any language. It does not need any single language. उसके लिए एक केवल भाषा की ज़रूरत नहीं है. इसलिए आप अपने हृदय की भाषा से आप सबको कालीकट में, कोड़िकोड में बहुत बहुत स्वागत है. आप पहले बोलिए अपने कविता के बारे में पूछने से पहले कैसे लग रहा है यहाँ ये किरतार्स में इस अंतर्राष्ट्रीय नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल में जो भाग ले रहे हैं. शायद आपका ये पहला विजिट है कोड़िकोड में. कैसे लग रहा है? तो सभी लोगों को नमस्कार. आज बहुत खुश लग रहा है क्योंकि यह मेरा पहला नेशनल लेवल का ये प्रोग्राम है. तो इस केरला में आकर जो काल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ नया नया एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो बहुत साहित्यकार वो पोइटर सभी लोगों के साथ मिल रहा हूँ. तो उन लोगों का कुछ नया सीख मिल रहा है. तो मेरा भाषा कोई है. मैं उड़ीसा का कंधमाल का जिला से आया कोई है. तो मेरे भाषा से ये चीज़ों को मैं एक बोलना चाहता हूँ. आनो ने जो गाँव में रहा अनाडिकिना इबांगान बाजामाई इंगा ई दरी दरी गुले लोगोरी आबांगानी पूंडिते इंगा आजादानी पूंडिते इंगा ई नेजुगला आन गाँव में रहे आये असलू अनाडिकिना एक नांदे ऊराड़ी इंगा ऊराड़ी मा बाबा मा इंगा नो पुनी पुनी इना ग्रामा नेजाम देहा रहे मा. Thank you. I think it was very clear to us that you're very happy to be here and to be meeting people from different parts of the country, and you feel at home, very much like Odisha here. Thank you very much. अब हम कुडुक भाषा में श्री महादेव टोपो, he is a very well-known, not just a poet, but he's an activist as well, and who's written very powerful poems which have made an impact in his native state of Jharkhand, where the forest cover, जो जंगल है, जंगल और पहाड़ के बारे में आप बहुत कुछ लिखे हैं. हाँ, तो अपने भाषा में हमें आप एड्रेस कीजिए. सभी को जोहार. मैं अपनी भाषा के बारे में इतने बोलूँ तो मेरी मातृभाषा कुडुक है और ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है जो कि झारखंड में
दो कम्युनिटी द्वारा बोली जाती है, एक माल्टो जो कि संथाल परगना में है और दूसरी कम्युनिटी जो है वो हम है कुड़ुक, तो इसे उरांव भी कहते हैं। और ये नियर बाय स्टेट है, जैसे उड़ीसा, बंगाल और उधर असम के टी गार्डन्स में जो हमारे माइग्रेट कर गए हैं हमारे लोग, अंडमान में वो भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं, और जो अलग अलग शहर में जैसे मद्रास हुआ या दिल्ली हुआ और दूसरे बड़े शहरों में जो माइग्रेट किए गए हैं वो लोग भी वो बोलते हैं। तो इस भाषा में सब कुछ लिखा जा रहा है, नाटक भी लिखा जा रहा है, हमारे फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन जितनी मात्रा में बननी चाहिए इतनी बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं और नेशनल अवार्ड भी पा रही हैं। तो एक अच्छा संकेत है कि ऐसा हो रहा है। और यंग जनरेशन जो इसको बोलते हैं कि ये लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो यंग जनरेशन, जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं और वो अपने मदर टंग के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि हम लुप्त नहीं होंगे। धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम में मौका मिलेगा तो और लुप्त नहीं होंगे, इंकरेजमेंट मिलेगा। और इसलिए इस आयोजन करने वाले TRI के और यहाँ के सरकार के और जितने भी आयोजक के लोग हैं, इंदो मेनन हों, चाहे जीवन जी हों या और दूसरे लोग, सारे लोगों ने ये जो आयोजन किया है इतना प्यार दिया। मेरी तबीयत खराब हो गई परसों आते समय, लेकिन पता चला तो लोग आए, यहाँ पर मिले और हॉस्पिटल ले गए, फर्स्ट क्लास किया, अभी भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन इतने केयर किया, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं घर से बाहर हूँ, बहुत होमली फील कर रहा हूँ। थैंक यू केरला। आशा करती हूँ कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। നമ്മളുടെ ദേശത്ത് വന്ന സമയത്ത് അസുഖം വന്നതും അതിന് പെട്ടെന്ന് ഭേദമാവാൻ നമ്മൾ ആശംസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ കുടുക് എന്ന ഭാഷ, ഗോത്രഭാഷ ലോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത്രത്തോളം അത് പരിചിതമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യ സമിതികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോത്ര സാഹിത്യ ഉത്സവങ്ങൾ ഇതിന് വളരെയധികം മുൻതൂക്കം നൽകും. ഈ ഭാഷയ്ക്കും അതുപോലെയുള്ള മറ്റനേകം ഭാഷകൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകും. ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് we will listen to more of the voices from Kuduk from the next generation as well. तो ये कुड़ुक भाषा हमारे रांची झारखंड में PG तक में पढ़ाई हो रही है. Yeah. So it's very heartening to know that now it has become part of the curriculum and അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം. We'll now move to Rajasthan. जहाँ से आई है हीरा मीना जी, who has been very ardently speaking up for the cause of her community, the Meena community, and you've been writing in Meeni language. So Meeni language भाषा में आप हमारे आपसे कुछ बातें सुनना चाहती हैं. बहुत नन्नी मैडम, വളരെ നന്ദി. ये केरला के कोझिकोड में TRI द्वारा राष्ट्रीय आदिवासी साहित्य महोत्सव में हम सबको सहभागी बनाया अपनी भाषा, अपने साहित्य के साथ. ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित होने वाला अवसर है. ये हमें जीवन भर ऊर्जा देगा कि वो प्रदेश जिससे हम अछूते थे, या वो प्रदेश जिसकी भाषाओं को या जिसके कल्चर से हम रूबरू नहीं थे, या हमारे कल्चर से या हमारी भाषाओं से जो प्रदेश रूबरू नहीं था, आज हम सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं. और इतने बड़े लर्नर पर्सन को हमारे साथ बातचीत के लिए बैठाया गया है. हम मतलब अभी तो सीखने की प्रोसेस में ये सीख रहे हैं अपनी भाषा और अपने कल्चर को किस तरीके से सेव करें, संरक्षित करें. और आप सभी के मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ कर पाएंगे और ये पल हमारे लिए बेहद ऊर्जादायी होगा. मैं राजस्थान के मीणा समुदाय से हूँ. मीणा समुदाय ट्राइबल समाज में, ST समाज में आता है. और मीणा जैसे हर आदिवासी समुदाय की मूल पहचान उनकी मातृभाषाओं से होती है, उनकी बोलियों से होती है. तो मीणा समाज की जो भाषा है मीणी भाषा, उस मीणी भाषा और मीणा कल्चर को सहेजने के लिए मैं प्रयासरत हूँ. क्योंकि मैंने ऐसे ही सम्मेलनों से सीखा, ऐसे ही साहित्यकारों के सानिध्य में सीखा, आप जैसे बुद्धिजीवियों के संपर्क में आने के बाद सीखा कि अपनी चीज़ों को किस प्रकार से सहेजा जा सकता है.
तो मैं बूंद बूंद सहेजने का प्रयास करती हूँ। जहाँ गाँव जंगल पहाड़ जहाँ भी जाती हूँ, बड़े बुजुर्गों से, अधेड़ महिलाओं से, उनसे बातें करती हूँ, किसी से कहानी सुनती हूँ, किसी से गीत सुनती हूँ, किसी से लोकोक्ति मुहावरे सुनती हूँ, किसी से पहेलियाँ सुनती हूँ, किसी से कहानियाँ सुनती हूँ। जो ओरल लिटरेचर है, जो वाचिक साहित्य आर्चर जो लिटरेचर है, उसका मैं कलेक्शन कर रही हूँ और उसकी ये 2 कृतियाँ मैंने संग्रहित की है। वाचिक साहित्य की पुरोखोती परंपराएं और गीत, और एक ये मेरा ब्याह गीत गाड़ संसार, और बहुत सारा कलेक्शन है जो अभी पेंडिंग में है। लेकिन ये एक मतलब अपनी भाषा को सहेजने का बहुत मुकम्मल रास्ता है कि हमारी भाषाओं को किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रूप में दे के जाएंगे, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। हम जैसे जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो मर जाते हैं, और मरने की कोई उम्र नहीं, कभी भी मौत आ सकती है। कोरोना ने हमें सिखा दिया है। तो अपनी चीज़ों को सहेजने के लिए हम उसको रिटर्न में छोड़ के जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी इससे बहुत कुछ जान सकेगी, और इस ज्ञान से हर समाज, हर कम्युनिटी, राष्ट्रीय स्तर पर ये जानकारी आपकी पहुंच पाएगी। ये कहकर मैं मैडम को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കവികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനുള്ള വളരെ നല്ലൊരു വേദിയാണിത്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് നമ്മളെ അടുത്തൊന്നും, നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും അവർ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് പല വലിയ വലിയ മൂല്യങ്ങളാണ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന്. മാത്രമല്ല, ശ്രീ ടോപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഷയുടെയും മിനി ഭാഷയുടെയും ഇന്നത്തെ ഒരു നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് उदगुന്ന രീതിയിലും ഈ സാഹിത്യ സമ്മേളനങ്ങളെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. बहुत धन्यवाद। हम सुनेंगे आपकी कविता पाठ। अब हम गुजरात से जो महोदय आए हैं, कुलीन पटेल जी, आप बोलिए कैसे लग रहे हैं अभी? आप गुजराती में बोलिए। केरल और गुजरात से बहुत ताल्लुक है, वर्षों से। गुजराती में बोला ताने पहला मणे दोड़िया भाषा में भी बात करें। अच्छा, माणी भाषा कोई नहीं समझे, यही भाषा में नहीं समझे, पण तोय समझ पड़ी जाए एक दोहरायो भाव का है। बधा हाँ मिलीने बो हाजा लागना। केरलना लोको खरेखर आखे ते बो हाजा माणू, बो हाजा माणू, बो हाजा माणू। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की भाषा मुझे नहीं मालूम, मेरी भाषा यहाँ के लोगों को नहीं पता, फिर भी हम एक दूसरे को भावना को समझ सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो पूर्व और दक्षिण, उत्तर, ये सब हमारे जो भारत देश की दिशाओं के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि पूरा भारत आज कोझिकोड में इकट्ठा हो रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और सिंसियरली कहूँ मैडम, तो केरला के लोगों का शिस्त हमें बहुत अच्छा लगा। डिसिप्लिन केरला के लोगों में हमने देखी, इससे हमें बहुत अच्छा लगा। और ये संस्थान ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे और केरला के लोगों से मिलने का हमें अवसर मिला। तो ये संस्थान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आगमन से हमारा ये जो त्योहार है उसका भी बहुत 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 मूल्य बढ़ रहा है इसका। सो एज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑन आवर पैनल हियर, मैं एक बात याद करूँगा, हमारे नारायण जी की फोटो लगी हुई है यहाँ पर, हमारे आदिवासी राइटर है। तो मैं तभी से सोचूंगा, वो इधर भूल गया, वेरी सॉरी। तो नारायण जी को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। उनसे मेरी मुलाकात 31 मई 2002 को दिल्ली के साहित्य अकादमी में हुई थी, और वहाँ पहली बार मैं नॉर्थ ईस्ट के किसी ट्राइबल राइटर से मिला था। तो जब इनकी डेथ हुई, तो हमारे कोच्चि के एक स्टूडेंट ने उसके बारे में सूचना दी, तो फिर बाद में मैंने संस्मरण भी उसके बारे में लिखा था। വളരെ നല്ല കാര്യം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ ആദിവാസി നോവൽ കൊച്ചരയെത്തി എഴുതിയ ശ്രീ നാരായണനെ ശ്രീ ടോപ്പോജി ഓർക്കുമായിരുന്നു. അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ ഓർത്തു. and it's only right that he pays all respect to Sri Narayan.
we remember the life and works of Sri Narayan with great reverence. तो अब आपकी बारी है, आपके अपने कविता के बारे में, अपने ये जो भाषा है कुडुख भाषा, उसके संस्कार के बारे में आप कुछ बताइए। अपनी कविता के बारे में मैं क्या कहूँगा, जो हमारे लोकगीत हम लोग सुनते थे तो हमारे माँ वगैरह गाते थे, तो लोकगीत जो थे उसी से कविता या दूसरी कविता पढ़ता था तो फर्क पाता था। तो हमारी जो लोकगीत थे वो 4-8 लाइन की होती थी, उससे ज़्यादा नहीं, और बहुत सिंपल होती थी, सरल होती थी। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो ऐसा लगता है कि मेरे कविताओं में उन लोकगीतों का असर हुआ, ऐसा अब लगता है। पहले तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि कभी लोगों ने ऐसा सवाल किया नहीं। अब जाता हूँ गोष्ठियों में या इस तरह से, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे नेम फेम कमाना है, ऐसा। हमारी भाषा कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं है, हमारा झारखंड क्यों नहीं है, हमारा स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल, कारो, ये जो नदियाँ हैं, हमारे पलाश के फूल, सरई के फूल, सगवा, ये क्यों नहीं है, उनकी खुशबू क्यों नहीं है, उनकी सुंदरता क्यों नहीं है। इस that's right. बेचैनी ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। നമ്മളുടെ കവിതകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോട്ടസ്, താമരയെ പറ്റി, റോസ്, ജൂഹി, ജാസ്മിൻ, ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പലശ് എന്ന പുഷ്പവും അതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾസ് പലപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. അത് ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അറിയാതെ തന്നെ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. तो आप पढ़िए आपके कविता से, तो हमें यो एहसास हो जाए कि कैसे ये वापस आ रही है। ये कविता है कुडुखमा, नमः गोहरारना। इसका हिंदी अनुवाद बाद में पढ़ूंगा। एकाम लुर्गर आलस बाचस बग्गेम आलर मन गोहरारना अहक धर्मस्ति तंबनर तेंगनर दो मन लिख गया खने पचकृति मंजकन आर गही घोख आर की मनर की आर गही कत्था कटिक है कटरकन कटिक आर तंग आते बग्गे अलगियर शेखल गे मन मास ओड़ा खाखा गे जिया जौत गे खाड़ गे पझरा गे झरिया पुखरे गे आर नर दरकार भर आर नर दरकार भर न बग्गा न कट्टिकम उनका मुंजुरना निका हाड़ बंजकर अनका टोड़ंग पतड़ा अंबा मना नका टोड़ंग अन्नम बंचकर अनका हरियर अंजखंद हुरमी चांदनु अथका पूप खंजका निंदकर अनका पुरखर नेचर हुरमर गे आर गहे जिंदगी राजा पुख्ता बड़ियर सलसंत अलखंज टोड़ंग नु डहरे मलका परतानु गोहरारना गही माने बोंगा पुरखर एन्नम तिरंगियर एमन एन्नम पूजावाचर। നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൊടവ ഭാഷ പോലെ തന്നെ ഇതിനും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. अब आप हिंदी में बोलिए, आप जो पढ़े। ജംഗൽ പഹാഡ് കെ പാഠ്, അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയുടെ പേര്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാടും മലയുമാണ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. तो उसमें कुछ शब्द जैसे थे होंगे आपके इधर से मिल रहे थे होंगे। अच्छा खैर, ये शीर्षक है हमारी प्रार्थना। किसी विद्वान ने कहा, ज्यादातर लोग करते नहीं प्रार्थना, परंतु मांगते हैं ईश्वर से भीख। वे कहते हैं यही है प्रार्थना। जानकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, किंतु बुजुर्गों से अपने
जब सुने अनुभव उनके थोड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ खुशी ही हुई। जब जाना वे अपने से ज़्यादा मांगते हैं धरती के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, नदी के लिए, झील झरनों के लिए। वे चाहते हैं ज़रूरत भर पानी, ना कम ना ज़्यादा, प्यास बुझती रहे सबकी, नदी नदी बनी रहे, जंगल उपवन नहीं, जंगल जैसी घनी हरी भरी रहे, हर मौसम में फूलों पत्तों फलों से भरपूर। उन्होंने सबके लिए मांगा और उनकी ज़िंदगी रही सुरक्षित, बिहड़ जंगलों में, दुर्गम पहाड़ों में। प्रार्थना का अर्थ निरक्षर पुरखों ने हमें यही समझाया। വളരെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. ദൈവങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അവരുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ്. കാട് തോട്ടമല്ല, കാട് കാടായിരിക്കട്ടെ, കാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്, കാടിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സന്ദേശം പൂർവികരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അത് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച श्री टोपो जी के अभिनंदन। हम बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जंगल के बारे में जो पूर्विक से आपको मिला है वो संदेश बहुत बहुत शक्ति दे रहे इस समारोह में। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाउ कैन आई आस्क अगला। अच्छा, एक और कविता, तीन। अच्छा, एक और पहिया। ये जो उधार के शब्द लिए हैं, एक दिन लौटाना होगा। इसी जंगल से चला था क्योंकि पहिया आपसी सहयोग का, तुम्हारे महल में पहुंचकर रथ हो गया। विज्ञान तकनीक का पाकर सहारा टैंक हो गया। फिर हमने देखा पहिया मोटर गाड़ी, रेल, हवाई जहाज बन गया। पुरखों ने सोचा नहीं था पहिए का उपयोग ऐसा होगा। वे तो कुछ अनाज या शिकार ढोते कर गए थे गलती से पहिए का आविष्कार। पहिया लेकिन सभ्यता, विकास, व्यापार या मुनाफे का, सत्ता श्रेष्ठता का बन जाएगा प्रतीक, या पुरखों ने सोचा न था। युद्ध को ज़्यादा घातक और मारक बनाएगा। पहिया मनुष्य के जीवन को इतना विभत्स और खतरनाक बनाएगा, निहत्थों के लिए आतंक बनेगा। पहिया बुलेट बम मिसाइल बरसाएगा। यह पुरखों ने सोचा नहीं था। आधुनिक इस दुनिया में पहिया शांति का प्रेम गीत कब गाया था, लोगों को अब याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब है। വളരെ മനുഷ്യൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള വീൽ, ചക്രം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് രഥത്തിൻ്റെ ചക്രമായി മാറി. പിന്നീട് അത് യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കുകളുടെ ചക്രമായി മാറി. എന്നാണോ ഈ ചക്രം വിദ്വേഷത്തിന് പകരം സ്നേഹം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗപ്പെടുക എന്ന് വളരെ ആഴത്തിൽ ആകുലപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. बहुत खूब है। ये जो बात आप बोलिए, हम सबको इसमें वो हमारे दिल में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये झारखंड से हम राजस्थान जाएंगे और वहाँ रेतीले देश में वो क्या है, कविता का क्या कैसे बोलते हैं, I mean, क्या बोल रहे हैं आप अपनी कविता से, कविता के द्वारा? मैं राजस्थान से हूँ और मीणा समुदाय से हूँ। मेरी मातृभाषा मीणी भाषा है। जैसा कि हर कवि अपने परिदृश्य को अपनी भाषा में समेट लेता है, चाहे वो पर्यावरण हो, नदी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, उसके भावनाएं हो या संपूर्ण समाज हो, उसी तरीके से जो ओरल लिटरेचर है या मौखिक साहित्य है या पुरखोती साहित्य है या आर्यचर साहित्य है, उस साहित्य के गीतों में मैं आपको बताऊंगी कि मीणी भाषा में हम किस तरीके से सोचते हैं, लिखते हैं, गाते हैं और नाचते हैं।
आदिवासी समाज में पुरखों को और प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है, तो मैं पुरखों को याद करते हुए 2 लाइन का एक अंतरा गाने जाऊंगी। രണ്ടുപേരുടെയും ശബ്ദത്തിൽ പൂർവികരോടുള്ള ആ ഒരു ഗഹനമായ ചിന്ത രണ്ടിലും നമ്മൾ കേട്ടു. पूर्वी के लिए ये जो कविता है बोलिए जी. ओड़े ओड़े रे मारा दौड़ा रे कबूतर खबर ल्या मारा पुरखा के ओड़े ओड़े रे माँ दौड़ा रे कबूतर खबर तो ल्या मारा भोम्या के ओड़े ओड़े रे मारा दौड़ा रे कबूतर खबर तो ल्या मारी माता की। अब इस गीत में बड़े बुजुर्ग महिलाएं एक पक्षी को, पिजन को, कबूतर को बोल रही है कि तू उड़ और खबर लेके आ मेरे पूर्वजों की कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। क्योंकि किसी काल्पनिक शक्ति को नहीं मान रहे, वो प्रकृति के जीवन तत्वों को मान रहे, पक्षी को मान रहे, और वो जंगल को भी बोल रहे हैं कि तू जंगल में जाके उनकी खबर ला। यानी हमारे पूर्वज जिंदा रहते हैं तभी इस धरती पर रहते हैं, और मरने के बाद भी इसी धरती पर रहते हैं। वो कहीं काल्पनिक दुनिया में, स्वर्ग नरक की दुनिया में नहीं जाते हैं, और ये पूरे आदिवासी समाज की थ्योरी है। സ്വർഗം നരകം എന്നുള്ളൊരു തത്വമൊന്നും ഇല്ല, അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. आदिवासी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस प्रकृति को देख के इस समय का, दिन का, रात का, दोपहर का निर्धारण करते थे। उनके पास कोई घड़ियाँ नहीं थी, तो उसी के अनुसार वो बारिश का अंदाज़ा लगाते थे, पक्षियों की आवाज़ से, चींटियों के चलने से, ये जो कोयल बोलती है उसकी आवाज़ से, मोर की आवाज़ से, या हवा जिस दिशा से चल रही है उस दिशा की बहाव से वो बता देते हैं कि बारिश किस तरीके से आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी या हल्की सी आएगी। हमारे मीणा समाज में जो ये मीणी भाषा में 4 दिशाओं को अगुणी, आथुणी और दूजी और लंका बोलते हैं। लंका का अर्थ आप लोगों के लिए कुछ और होगा, लेकिन मीणी भाषा में ये दक्षिण भाग आता है। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 दिशाओं के नाम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगुणी, आथुणी, दूजी, लंका ये मीणी भाषा की 4 दिशाएं हैं। हम कल से बार बार में सुन रहे हैं गोत्र गोत्र गोत्र। किसी को पता है ये गोत्र क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम लगातार हर सेशन में पता नहीं कितनी बार सुन रहे हैं गोत्र गोत्र, लेकिन मुझे पता चल गया ये मलयालम भाषा का शब्द है गोत्र, और इसको ट्राइबल बोलते हैं। ट्राइबल आदिवासी, और गोत्र हमारे नस्ल को बोलते हैं। जैसे मीणा है, भील है, धोड़िया है, टोकोसर है, ये भाई है कोई समुदाय के, हम उसको गोत्र बोलते हैं। देखिए भाषा का कितना अंतर है और कितना सामंजस्य है। उच्चारण एक है, लिखना एक है, लेकिन मीनिंग उसका अलग अलग है। ऐसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नक्षत्रों को देख के समय का अंदाजा लगा लेते थे, या एक दूसरे को शिक्षा भी देते थे। और आदिवासी समाज की जो अच्छी और बुरी जो चीज़ें हैं वो इस प्रकृति से जुड़ी हुई है। अनावश्यक अगर उसका उपयोग करते हैं तो वो समाज और परिवार की बर्बादी का होता है। उसको समझाने के लिए जैसे अधिकतर ट्राइबल एरिया में शराब का सेवन किया जाता है, वो एक मेडिसिन के रूप में किया जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं वो। बिना हार्ड वर्क के उनका जीवन कहीं संभव नहीं है। जंगल, पहाड़, मैदान कहीं पर भी हो, वो बिना कड़ी मेहनत के उनको कोई रोजगार या संसाधन नहीं मिलता। खेती बाड़ी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात, तो उसके लिए उनको एनर्जी के लिए खाने के साथ थोड़ी शराब जरूरी होती है, लेकिन वो उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उनका शरीर भी बर्बाद करता है, घर परिवार भी बर्बाद करता है। तो उसमें महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग पिस जाते हैं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए एक महिला अपने पति को कहती है, मैं मेरी भाषा में सुना रही हूँ, 2 लाइन का अंतर। चांद गयो गंधड़िया में माथे आगी हरण्या, चांद गयो गंधड़िया में माथे आगी हरण्या, थारे दोन्यों जोड़ू हाथ मरले रे चाल परण्या, मरले रे चाल परण्या। चांद गयो गधड़िया में माथे आगे हरण्या, थारे दो
को कह रही है जो चांद है ना वो सोने चला गया, अपने बिस्तरों में चला गया, यानी चांद छुप गया तो मतलब सवेरा होने वाला है। अब तू या तो काम पे चल या जाके तू सो जा ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। देखिए कितना बड़ा मतलब नक्षत्रों के माध्यम से वो संदेश दे रही है कि हरण्या, जिसको आप सप्तऋषि जो बोलते हैं, मीणी भाषा में उसको हरण्या बोलते हैं कि हरणी को तारों दिखे है, वो साथ एक साथ दिखते हैं, उसको हरण्या बोलते हैं हमारे उससे। कॉन्स्टलेशन है ना। जी जी जी, वो तारों को देख के वो दिन और रात तय कर पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा समय है। സോ ഈ ജോ അവരുടെ സംഭാഷണ കവിതയിലൂടെ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. സമയമായാലും ശരി, കാലമായാലും ശരി, സീസണുകളായാലും ശരി, പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം അളക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചന്ദ്രൻ ഉറങ്ങാൻ പോയി, അപ്പോൾ താങ്കളും ഇനി ജോലിക്ക് പോയിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങാൻ സമയമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വരിയിലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും കാറ്റും ഇലയും എല്ലാം ഈ കവിതയിൽ എങ്ങനെ ഇടം പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ बहुत सुंदर रूप से अपने ये जो कविता बोली, बहुत शुक्रिया। अब हम वापस आएंगे, कुछ बोलना है भी? एक और सुनाना चाहूँगा। अच्छा, ओ बेरा में वो बेरी रे जिम पोती रोटी रोटी वोलियो तो परण्या की आवे धुंधड़े सुरोती और बोला रे पावड़ा मन प्यारा लागे रे दोकड़िया में रंगे घोड़ो रे और बोला रे पावड़ा मन प्यारा लागे रे छल्ला छे मुंदड़ी छल्ला बरी परात एक छल्ला के कारण मैं छोड़ा मायर बाप और बोला रे पावड़ा मन प्यारा लागे रे दुकेड़िया में रंगे घोड़ो रे और बोला रे पावड़ा मन प्यारा लागे रे। इसमें मैडम एक महिला घर वालों के लिए खाना बना रही है, चपाती बना रही है, तो चूल्हे में ही बनाते हैं लकड़ी जला के, तो उसकी धुआं होती है उसमें, तो उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आसपास के लोग समझ रहे हैं कि ये धुएं से इसके आंसू आ रहे हैं, तो वो समझ जाती है उनके इमोशन, तो वो कहती है कि नहीं, ये धुआं से मेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे, मेरा पति परदेश कमाने गया हुआ है, उसकी याद में मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, इसलिए मैं मतलब मेरी आंखें नम हो रही है। और वो कह रही है कि आप मेहमानों को बुलाइए मेरे घर पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनकी आवभगत करने के लिए उनका आदर सत्कार करूंगी और रंग से उनका स्वागत करूंगी। അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുകയിൽ കാരണമല്ല, വിരഹത്തിന്റെ ദുഃഖം കാരണമാണ് കണ്ണിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. എന്നാലും എല്ലാം മറന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുമെന്ന് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആ കവിതയ്ക്ക് बहुत 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 शुक्रिया। राजस्थान से नेबरिंग स्टेट जो है गुजरात, वहाँ जाएंगे हम और माणी भाषा में श्री कुलीन पटेल सुनेंगे। जी, मैं गुजरात के सूरत जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं धोड़िया समुदाय से हूँ और मैं जो बोलता हूँ उसी भाषा को धोड़िया भाषा कहते हैं। यानी कि हमारा समुदाय और हमारी भाषा एक ही नाम से जानी जाती है। हमारी भाषा में कविताएं लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सब लोग मौखिक परंपरा में था, जो कुछ भी था तो वो कविताएं की बजाय गीत लिखा करते, गीत गाया जाए, आनंद से नृत्य किया जाए, नृत्य के साथ में गीत गाया जाए। फिर हमारे जैसे लोगों को ये महसूस हुआ कि सिर्फ गीत गाने से हम किसी का प्रतिकार नहीं कर सकते, हम सिर्फ नाच कूद सकते,
कविता ही एक ऐसा माध्यम है कि इस माध्यम से थोड़े शब्दों में बहुत कुछ ज्यादा कहा जा सकता है। तो फिर हमने ധോടിയ ഭാഷ में कविताएं लिखने की शुरुआत की। പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ ഭാഷയിൽ പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ധോടിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്നാൽ കാലം ചെല്ലുന്തോറും അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ മാത്രം ഊന്നി നിന്നാൽ പോരാ, ഒരു പ്രതികരണം വേണമെങ്കിൽ, പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ അത് കവിതയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി. तो आप सुनाइए ऐसी एक कविता जिससे आप प्रतिकार की आवाज सुनाइए. ऐसे ही सुनाता। पहले ధోడిया भाषा में सुनाता हूँ, उसके बाद में हिंदी भावानुवाद सुनाऊंगा। Good, good. शीर्षक है लुटाई धन्ना। भणी गुआ बेपा चोपड़ी पूर्ण खेती विहराई ना नहीं। डेफामा बहुना तीज हमने ते सिंहासन बहीने खाऊं जी केंडे तीज हमने ते पकवान बरोबर। वारे तेवारे खतरे चढ़ू ने खावा मूवी ढेखड़े ऊंडा हावेला ने पतेड़ी पीके तुल ते हमने ते तेवार देवाहा चढ़ू पाठीनी हमणी खामनी परंपरा हिखावी गोयला बाप दादा ही ती आमू लेरनला कदाह उलन रव आमू ओछामा खुश हाचाईवी झाड़ी हाचाईवी भूई ने रना आमू कुदरतारी डोगरा ते हमने देव बरोबर कुदरती जीवन जीवीने नाचता कूदता रनारा आमू पण आज आमा बैठी बिया का जी आमू हाचावी रनला ती लुटाई जामना विकास ने नाव पाक लुटाई जामना विकास ने नाव पाक। हमने इसमें हमारी जो कुदरती संपदा है उसकी बात की। सिर्फ हमारे ही लोगों ने, हम सब भारतवासियों की एक वेदना है। तो ये बातें इस कविता में कही, शॉर्ट में सुना देता हूँ। शीर्षक है लूट जाएगा। पढ़ लिए थोड़ा बहुत, पर कृषि कार्य नहीं भूले। मिट्टी के ढेरों में बैठना वही हमारे लिए तो सिंहासन, बैठकर जो खाए खेतों में वही हमारे लिए पकवान की तरह। त्योहार पर पूर्वजों की खांभी पर चढ़ाकर खाएं हम भी ढेखड़े हावेला और पतेड़ियां, ये हमारी परंपरागत वानगियां। कृषि उत्पाद तैयार होने पर हमारे लिए उत्सव, देवों को अर्पण करके के पश्चात खाना ही हमारी परंपरा। सिखा गए पूर्वज उसे ही हम अनुसरते, शायद इसी वजह से रहते हैं हम कम संसाधनों के बीच खुश। जतन किया जंगलों का, बचाया और रहे हम प्रकृति के साथ। पहाड़ तो हमारे लिए देवता समान, सरल जीवन के साथ नृत्य गान करते हम। पर आज हमें लग रहा है डर कि जो हमने बचाए रखा है वो लूटा जाएगा विकास के नाम पर, लूट जाएगा विकास के नाम पर। പൂർവികരിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അനുമൂല്യമായ ധനം, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിലൂടെ ഇന്ന് കാലം ചെല്ലുന്തോറും ഇതെല്ലാം വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ സിംഹാസനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൃഷിയിടം, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വേവലാതിയാണ് ആ കവിതയിൽ निरंजन निल्कुന്നത്। कहीं भी ये डेवलपमेंट के नाम पर पुरानी जो चीज़ों का बर्बाद हो गया वो, हाँ, या भारत में नहीं पूरे दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। हमें अच्छी तरह
उसके लिए आभारी हूँ। मैं ये जो आप सबके दिल की बात ऐसी इतनी बहुत पावरफुल शब्दों में हुई। अब हम उड़ीसा आते हैं। यहाँ कोई गोत्र की कुछ कविताएं सुनते हैं। आप भी प्रकृति से मिले जुले होते हैं, आपके गाने भी। जी मैम, जरूर। हम उड़ीसा का कंधमाल और कोई ट्राइब से आते हैं, और वो कोई लोग ज़्यादातर हमारा कंधमाल जिला का वो जंगली एरिया में, जो पहाड़ का एरिया में रहते हैं, और उस पहाड़ के साथ उन लोगों का ऐसे संबंध है, बिना पहाड़ से हम जीवन नहीं जी सकते हैं, और पहाड़ भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वही से हम जो चाषी करते हैं, खेती करते हैं, और पहाड़ के साथ हमारा निर्बंध है। तो എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശങ്ങളെയും ഈ ഒരു 4 കവികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാട് ഇവിടെയുണ്ട്, മരുഭൂമിയുണ്ട്, കൃഷിയിടമുണ്ട്, ആൻഡ് പഹാഡ്, മൗണ്ടൻ, കുന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ, എല്ലാ ഭൂപ്രകൃതിയും വന്നു सब ऐसे मिलजुल गए। तो मैं आज हमारा भाषा में, यानी कि कोई भाषा में कविता लिखा हूँ। तो वो कविता ऐसे है जो हम हमारा परदादा से या दादा से या हमारा दादी माँ से जो सुनते आ रहे थे। तो ये गवेषणात्मक और भारी दुखदायक कविता है, जो कि अतीत का गरीबी जो हमारा दादा लोगों ने जिस तरफ से जिए हैं, तो उनके पास जो गरीबी था, तो उसके बारे में छोटा सा कविता है। तो उसके मैं हमारे भाषा में सबसे पहले कोई भाषा में उसको मैं पढ़ूंगा, और कोई भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा गीत कविताएं लिखा जाता है और सुर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं वो सुर नहीं देता हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ। तो कविता का शीर्षक होता है काहे डेली सकी आके आबा कालो एलू किते कानी रीबा जीव बाई जाने तिनबा टाटा सेलू पान पिसीडा तेरू कथा तनी बे माने तांदा टूटू बाही बसा गया नंगा गोसा माला त्रेगा तेरू लोएरी कुनांगा नापांगा तसना कुटुम पोही गितेरू रनीसी सकेने डोतेरू सकापिटो का तिंजाना कोलो बोलाड़ाई दीना साजिमसे ताही का एजू उंजाना सकी एस्की सेलू मीडांगा बोदांगा बेरे बेरे नंगाडितो डेड़ी एजुतनी सारुग्लहा नंगा कलिंगनी पप्पा जितो कुटिंगा कुएरी तासा गिते कानी कोक्सी डांजू ने साजिसो गाड़ी जासा नंगा भूति साजी कुटुम पोही गिपी मासो ब्रियाधुनी सिंडांग टाटाई मसेरू ऐसे कोलो बोला मसे कारापी जुतानी रोसिंडी तिने ने टाटी दिना ससे पर्पसेलू बे सिंडांगा सिडा तो पेनीडा ई तिरगी तेरू रो कारपू तनी ने मेडांगा बोदांगा प्लांगानांगा सुंजी तेरू नाड़ा बिगाड़ाई इडू बेगी तेरू बेस्का उसी तेरू कुडू कोडोंगी बकारी गेसानांगा रोंडा इट्टी तेरू बाजा सोडू पिजू डेली तानी सिंदाली आई से गुड्डीता उर्पी से सिरू सोडुलाई गुले सिरू सोलबीमा से बाजा आटा पाड़ा तेरू। तो ये था मेरा कोई कविता है। तो इसको मैं हिंदी में एक संक्षिप्त रूप से मैं आपको ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। तो मेरा कविता का शीर्षक है काहे डेली साकी, यानी कि अतीतों का गरीब। तो हमारा दादा और परदादा को जो जिंदगी जी रहा थे, उस जिंदगी को याद करने से मुझे आज मन में बहुत दुख लग रहा है और रोने का भी मन कर रहा है, क्योंकि ये हम सुनते आ रहे हैं लेकिन कभी तो देखा नहीं है। लेकिन जो फीलिंग्स है, तो उसी फीलिंग्स के अंदर घुस जाएंगे तो हमको भी आज भी रोना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद का पेट को धोखा में रख के वो अपना बच्चा को पालने के लिए वो जंगल जाते थे, और जंगल से जंगली कंदा बोलते हैं, जंगल से जो कंदा मिलता है उसी को लेकर आते थे, उसी को पकाने के बाद अपना बच्चा को खाने के लिए देते थे। तो एक दिन उन लोगों को भूखा भी सोना पड़ता था, क्योंकि वो खुद भूखा सोते थे लेकिन अपना बच्चा को वो खाना देते थे। इतने बहुत तकलीफ जिंदगी था उन लोगों का।
एक एक दिन बच्चा लोग भूखा में जोर जोर से रो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। इस आवाज को सुनते हुए हमारा दादापुर लोगों ने वो जो बाजरा का जो जाऊ है ना, वो कांजी बोलते हैं, उस कांजी में इन लोगों ने नमक को वो मिलाकर उन लोगों को पीने के लिए देते थे। तो ऐसे गरीबी थी। तो वो धान का जो खेती करते थे वो भी कम समय जाता था, वो ज्यादा समय नहीं जाता था। उससे परिवार नहीं प्रतिपोषण हो रहा था। वो दूसरे का घर में मूल लाकर उधर से कुछ उधार लाके अपना परिवार को पालते थे। तो फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, एक नीचे एक ऊपर है, ऐसे जिंदगी था। वो समय भी ऐसा था, एक नीचे कपड़ा और एक ऊपर का कपड़ा। वो फटा हुआ कपड़ा से वो उसी कपड़ा से दिन गुजारते थे। और जो ठंड का मौसम में, शीत का दिन में एक चादर भी नहीं था, वैसे जिंदगी था। और छण का घर है, झोपड़ी का घर है, वो लकड़ी से वो घर बनाते थे। तो उसी घर के अंदर एक चूल्हा रखते थे। एक कमरा होता था, दूसरा 2 कमरा होता था। एक कमरा में एक चूल्हा रहता था, उधर वो खाना पका रहे थे और उधर वो सो रहे थे। वो